नमस्कार। उत्तराखंड के सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है 18 दिसंबर 2022 को। तो ये पेपर आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। इस पूरे पेपर के 100 क्वेश्चन मैं 3 पार्ट से हिंदी, उत्तराखंड और जीएस जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूड है, तो पूरे पेपर को मैं आपके लिए सॉल्व करके लाया हूँ यूट्यूब के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये कोशिश आपको सही लगेगी और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा और बताऊंगा कि जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में कितना मार्क्स में इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि ये पेपर का लेवल जो था ईजी टू मॉडरेट था और हर क्वेश्चन पे हम चर्चा भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में जो है आपको इसको पूरा 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं। तो पहला क्वेश्चन हम जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये हिंदी में बेसिक क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था हंस पद। हंस पद को त्रुटि बोधक भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक क्वेश्चन था, इजी बिल्कुल एकदम। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। देखिए दोस्तों, भाषा की वैसे सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन अब ध्वनि की ही बात कर रहा है तो ध्वनि के बाद वर्ण होता है, वर्ण के बाद शब्द होता है, शब्द के बाद पद होता है, पद के बाद वाक्य होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वर्ण, क्योंकि वर्ण जो है वो ध्वनि के बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ओ, आ, क, ख, ये जो सब होते हैं ये वर्ण होते हैं, इन्हीं से मिल करके वर्णमाला बनता है। तो इसका आंसर ये सही था, बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि ये ध्यान दीजिएगा कि हालांकि हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें 5% गलतियाँ हो सकती हैं ऊपर नीचे, क्योंकि ये हम भी कोई कंप्यूटर नहीं है या हम भी कोई दैवी शक्ति नहीं है। ठीक है, फाइनल जो पता चलेगा वो आंसर के आने पर ही चलेगा, लेकिन 95 to 100% हम कह सकते हैं कि हमारे ये अनुमान बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पेपर का लेवल क्या था, कि किस पोर्शन में क्या कठिन क्वेश्चन थे। तो अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम देखते हैं, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दोस्तों इम प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? इम। बेसिक क्वेश्चन में इसको दूंगा, इसको जो रेटिंग दूंगा मैं वो बेसिक क्वेश्चन की दूंगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पुनः बताऊं, हर क्वेश्चन में अभी हम ये भी देखेंगे हर पोर्शन में कि आखिर कौन सा पोर्शन कठिन था। और एक बात मैं आपको और ये कहना चाहूँगा कि जिन छात्रों का पटवारी लेखपाल का पेपर है तो वो यहाँ से अपनी रणनीति को भी तैयार कर सकते हैं कि आयोग किस प्रकार के पेपर सेट कर रहा है। आपको ये विदित होना चाहिए कि इससे पहले ग्रुप सी के क्वेश्चन जो पेपर बनाए जाते थे वो UKSSC के द्वारा बनाए जाते थे। पहली बार लोक सेवा आयोग इसको कंडक्ट करा रहा है, तो उसका ये पहला एक्सपीरियंस है। तो आपको इसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में, चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग बताइए। तो दोस्तों नीम है, अरावली है, जामुन है, चंबल है। तो दोस्तों देखिए ये नीम, अरावली, जामुन तीनों पुल्लिंग हैं। चंबल एक नदी का नाम है। वैसे भी दोस्तों नदी जहाँ भी आएगा, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, इस प्रकार की नदियाँ जो होती हैं स्त्रीलिंग में ही आती हैं। ऐसे प्रश्नों को बोल के ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जैसे नीम बहुत कड़वा है। अरावली पर्वत है, ऐसे हम कह सकते हैं कि जामुन खा लिया है। चंबल सूख गई है या चंबल नदी बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक के 4 क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये गलत नहीं होने चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के, अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है दोस्तों जो अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से पढ़ करके जाता है। 5वां क्वेश्चन है रेलगाड़ी किन किन भिन्न भाषाओं के शब्दों से बना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो किताब से आया हुआ है और बेसिक क्वेश्चन है अंग्रेजी प्लस हिंदी, क्योंकि जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। तो करेक्ट कर लीजिएगा। अगर जिसका ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनका ये क्वेश्चन गलत हो,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यदि आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है तो निश्चित तौर पे आपको अपने पाठ्यक्रम को सही से पढ़ने की आवश्यकता है। आपने मेहनत तो की है लेकिन सही दिशा में नहीं की है। आप हो सकता है कि कुछ भी पढ़ लेते होंगे जो आपको मिलता होगा। दोस्तों नहीं, कभी भी आप बेसिक बुकों पर फोकस कीजिए। बेसिक बुक, क्योंकि जब भी बुक बनाई जाती है वो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती है, तभी तो इसीलिए वो मार्केट में बिकती भी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंट मिसप्रिंट हो रखा है, ये अग्नि होना चाहिए, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं अग्नि का पर्यायवाची जो है आग तो होता है, अनल भी होता है, वैश्वानर भी होता है, हुतासन भी होता है। तो यहाँ पर क्लियर कट आपका आंसर होना चाहिए अनिल, क्योंकि अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची होता है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक के 6 क्वेश्चन तो इजी थे, हालांकि छठा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, जहां बच्चों को तकलीफ हुई होगी, गलत बहुत लोगों का हुआ होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इजी था, बुक में है ये क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। सदानंद में कौन सी संधि है? देखिए दोस्तों ये बड़ा जो है कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन था, जिसको बोलते हैं मास्टर दिमाग। कुछ लोगों ने स्वर संधि कर दिया होगा, कुछ ने जो है व्यंजन संधि। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि जैसे स्वर संधि में देखें तो लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि भाई आ रखा है तो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि सदा धन आनंद। दोस्तों ये बन सकता था, लेकिन ये गलत इसलिए होगा क्योंकि सदा धन आनंद का यहाँ पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, बल्कि इसका जो सही उत्तर होना था दोस्तों वो ये होना चाहिए था सदानंद में व्यंजन संधि। क्योंकि व्यंजन संधि इसलिए होगा, मैं आपको बताऊं कि सत धन आनंद क्या होगा, सत धन आनंद। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों व्यंजन संधि का पहला ही एग्जाम्पल कहता है क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद कोई भी व्यंजन आए, स्वर आए तो वो तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो थ दो, तो तो का दो हो जाएगा और दो पर आ लग जाएगा तो हो जाएगा दा सदानंद। तो इस प्रकार से जैसे जगदीश जगत धन ईश होता है। तो 7वें का व्यंजन संधि एग्जाम आंसर सही होना चाहिए था। 8वां, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को जिस छात्र ने गलत किया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिस छात्र ने इस क्वेश्चन को गलत किया है तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में उसको झटका लगने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टू द पॉइंट सिलेबस में इसको दिया गया है। सिलेबस में मतलब कि चैप्टर में जहां पर हम पढ़ते हैं वाक्य भेद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जहाँ पर कि इच्छावाचक एक ऐसा वाक्य होता है, लोग समझते हैं अब इतना बेसिक थोड़ी ना एग्जाम में आएगा कि मैं आज फल ही खाऊंगा, ये तो कोई भी बता देगा, इच्छा है। लेकिन इच्छावाचक सब वाक्य वहाँ पर होते हैं जहाँ पर शुभाशीष कामना की गई हो और शुभाशीष दिया गया हो, जैसे आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसका आंसर था इच्छावाचक। इस प्रश्न में बहुत लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक समूह की तैयारी करने वाला जिसने अपने पाठ्यक्रम को, अगर जिसने कोचिंग नहीं भी पढ़ा होगा कहीं, लेकिन अगर अपने पाठ्यक्रम को सही से पढ़ा होगा तो उसका ये क्वेश्चन जरूर सही हुआ होगा और सही होना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपका गलत हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ अभी भी साइलेंट होकर के पढ़ाई में लग जाइए और अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, अभी तक का मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जिसको बोलते हैं कि खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन, वो एक भी नहीं लगा। हमारे कंपटीशन की लैंग्वेज में बोलते हैं खोपड़ी में छेद कर जाना, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो कि आदमी को बिल्कुल एकदम स्तब्ध कर देता है, ऐसा एक भी क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है। मेरी नज़र में अभी तक ईजी पेपर है। 9वां क्वेश्चन, आकाश के तारे तोड़ लाना, ये सभी का सही होगा, बहुत बड़ा असंभव कार्य करना, ये बेसिक क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों ये मॉडरेट था, इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग दूंगा ठीक ठाक, कि इसको हम कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में वास्तव में दम है, इस क्वेश्चन में दम तो है। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, इसमें जो सही आंसर होता,
इसमें जो सही आंसर होता वो आपका आंसर होना चाहिए था कि वस्तु प्रधान। अब लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप श्योर नहीं कह सकते हैं कि सही होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आंसर के आने के बाद चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आप यहाँ पर जिन लोगों ने वस्तु प्रधान किया हुआ है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसने ये सही किया होगा। 10वें का सी ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है आयोग इसका आंसर कुछ और भी दे दे। अगर आपने वस्तु प्रधान लगाया है तो आप ये समझ लीजिए मेरे आंसर के साथ आप हैं। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों, इसको इस तरफ कर देते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन कहता है कि शब्दावली का अर्थ क्या होता है। शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हूँ। शब्दावली एक प्रकार से वर्णकोश जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों शब्दों का समूह इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने शब्दों का समूह किया है तो आप जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 100% ये सही उत्तर है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? चाणक्य दोस्तों एक फॉन्ट होता है। ये बेसिक जानकारी वाला क्वेश्चन था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि फलाने किताब में से पढ़ लो। इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो दोस्तों आपको बताऊं कि कबीर जो थे वो उन्होंने निर्गुण काव्य के बारे में लिखा। भक्ति काल में निर्गुण काव्य को मानने वाले थे, लेकिन निर्गुण काव्य भी दो भागों में बटा हुआ है, एक प्रेमाशयी और एक ज्ञानाशयी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञानाशयी। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जो है भगवान से संपर्क साधने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा, यह 100% सही है। 13 का जो है ज्ञानाशयी होगा। प्रेमाशयी तब होता जब मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताया गया होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वें क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? दोस्तों मैं तो जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मैंने पहले ऑनलाइन में भी पढ़ाया था। अगर आप लोगों को ऑनलाइन की वीडियो का लिंक चाहिए होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिंदी में मैंने ऑनलाइन में भी ये पढ़ाया था, जहाँ रचनाएं हैं, जहाँ पर हम सूर्य तुलसीदास की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों से गलती हो गई होगी कि उन्होंने सूरदास कर दिया होगा। श्री कृष्ण जो है गीतावली, तुलसीदास ने सारी रचनाएं राम जी के बारे में करी, लेकिन दोस्तों उनकी एक ही रचना है जो श्री कृष्ण पर आधारित है, या ये कह लीजिए कि श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है दोस्तों। उसका नाम है कृष्ण गीतावली। क्या है? कृष्ण गीतावली। और दोस्तों ये देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से आयोग जो है तुलसीदास पर आधारित प्रश्नों को ज़्यादा बना रहा है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपना अच्छा से तैयार कर करके जाएं, तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको दोबारा फिर से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि उनकी एकमात्र रचना है तुलसीदास की, वो है जो कृष्ण पर आधारित है, उसका नाम है कृष्ण गीतावली। ठीक है, तुलसीदास इसका सही उत्तर होना था। 15वां क्वेश्चन, कर्मभूमि सभी को आता है, प्रेमचंद्र का एक ये फेमस उपन्यास था। ठीक है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, हिम किरीटिनी। दोस्तों हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, ये जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। अगर आप लोगों के पास, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास इसका सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, तो मैं आपको दे दूँगा, आप PDF भी मेरे से ले सकते हैं, जिसमें कि हमने 23 ऐसे राइटरों के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ मेरे हैंड राइटिंग नोट से हैं, मैं आपको दे दूंगा। और आप मुझे व्हाट्सअप करें 7830020657 पे, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड और हिंदी के PDF भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग कहीं मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेजूंगा भी, तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, हिम तरंगिणी जो उनकी रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए भी नवाजा गया था। ठीक है, लेकिन हिम किरीटिनी को उनके कोई पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। महादेवी वर्मा द्वारा रेखित भक्ति पात्र की वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन में दम है, ये क्वेश्चन वास्तव में कठिन था, मैं टॉलरेट करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जिसका गलत भी होगा तो चलेगा, तो लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार दोस्तों, मैं 100% श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, लक्ष्मण होगा। क्या होगा? लक्ष्मण, क्योंकि धनिया नहीं होगा, धनिया जो है वो गोदान में है। मालती और निर्मला जो है वो प्रेमचंद का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रेमचंद का, ये भी मालती भी नहीं है, लक्ष्मण ही इसका उत्तर होना चाहिए। बट 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यही सही उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन में आइए, भारतीय आर्य भाषा के विकास
में पाली व प्राकृत के बाद तीसरी कौन सी? दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, यह है संस्कृत। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जो माना जाता है वो संस्कृत माना जाता है, और संस्कृत के बाद जो माना जाता है वो माना जाता है पाली, पाली के बाद माना जाता है प्राकृत, प्राकृत के बाद माना जाता है अपभ्रंश। बहुत इजी क्वेश्चन था ये पहले चैप्टर में है, बेसिक कहूँगा मैं इसको, बिल्कुल एकदम क ख ग वाला क्वेश्चन। कुमाऊनी बोली भाषा दोस्तों बहुत इजी था, इसका बी ऑप्शन नैनीताल और अल्मोड़ा सही उत्तर है। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ? दोस्तों ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने गलत किया है, तो दोस्तों आप जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर कह रहा हूँ चुपचाप मत देखो कुछ भी, किताबों को पढ़ने में लग जाओ, दूसरे पेपर की तैयारी पे लग जाओ और अच्छे से तैयारी करके। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन का युग है, बहुत अच्छा बच्चा भी पढ़ने वाला होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन उसका होगा जिसका इसमें फिजिकल में भी मार्क्स अच्छा होगा, रिटन में भी मार्क्स अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों जिसका पेपर अच्छा गया है, जिसने अच्छा स्कोर किया है, जैसे कोई स्टूडेंट इसमें 75 कर दिया, उसका फिजिकल अच्छा नहीं है, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आप चयनित हो जाओगे फॉरेस्ट गार्ड में, आप चयनित हो जाओगे पटवारी में, ठीक है। तो ब्राह्मी इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20वें का था सी ब्राह्मी। 21वें क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शुरू हो गई हैं, यानी हिंदी के 20 क्वेश्चनों में मैं जो रेटिंग दूंगा वो रेटिंग दूंगा पुअर रेटिंग, मतलब मैं कहूँगा कि इजी पेपर था, मतलब इसमें ईजिली 18 नंबर लाए जा सकते थे, लेकिन हम चलो एग्जाम का प्रेशर होता है, हम 2 नंबर का और टॉलरेंस देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 16 सही 4 गलत। जिसका भी 16 सही 4 गलत है तो समझ लीजिए आप अभी रेस में बने हुए हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट इसमें 5 से ज़्यादा गलत किया है, जैसे 6 गलत किया है, 7 गलत किया है, तो दोस्तों ये आपके लिए खतरे की घंटी है। या तो फिर आपका करंट अफेयर अच्छा हो तब आप बच सकते हैं। ओके, 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 प्रक्षेपण की तिथि क्या थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन तो है। 24 जनवरी 2019 इसका सही उत्तर था। 24 जनवरी 2019 बी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा साफ नहीं आया है, किसी ने मुझे ये पेपर भेजा तो ये उसने फोटो लेने में ये दिक्कत किया है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही था। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बहुत ये तगड़ा क्वेश्चन था, वास्तव में कठिन प्रश्न है, इतना कोई सोचता नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट, हालांकि ये न्यूज में रहा, काफ़ी चर्चित रहा, तो ये 22 का सी ऑप्शन सीरम इंस्टीट्यूट राइट आंसर होगा, ठीक है। गेहूं के दाने होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, रूपांतरित फल होते हैं। तो दोस्तों मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में रूपांतरित फल की ओर जाऊँगा। बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी तभी जाकर के इसका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का पदभार किसे मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो पहला है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती, इसका सही उत्तर है। दोस्तों इस क्वेश्चन की रेटिंग की बात करें तो हम इसको कहेंगे कि वेरी मॉडरेट, कठिन प्रश्न कहेंगे इसको, हम इजी प्रश्न की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट सोच नहीं सकता है इस लेवल तक कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। ओके, कठिन प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं इसको इजी लिस्ट में रखूंगा। ऐसा क्यों? दोस्तों जब आपको पता है करंट अफेयर आनी है, करंट अफेयर की आप कोई भी पत्रिका खरीद लीजिए, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद क्या हुआ है कि लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई है, जो 2022 में पहली बार मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 26वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? डेफ मतलब डिफेंस है, तो दोस्तों इसका गांधीनगर गुजरात है। ये क्वेश्चन वेरी मॉडरेट क्वेश्चन, कठिन प्रश्न की ओर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आसान नहीं था, और आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप खुद भी रियलाइज कर रहे होंगे ये गलत हुआ होगा बहुत लोगों का। यदि जिसका सही हुआ है तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, वेरी गुड, ठीक है, वेल डन कहूँगा। उसके बाद 27वें क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? दोस्तों हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन है,
किसी को सपने नहीं आते। लेकिन इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो आजकल चर्चित है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चेहरा चर्चित होता है उसी पर क्वेश्चन आता है, पीवी सिंधु इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, निम्न में से किस ऑपरेशन के तहत, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से वायरल क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। 29 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो दोस्तों ऊपर के सभी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ओके। टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर दोस्तों होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये 30वें का ए सही उत्तर था। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित, दोस्तों बहुत मतलब पुअर कैटेगरी का क्वेश्चन है, स्पैम सही उत्तर होता है। और ये आप कंप्यूटर की कोई छोटी से छोटी बुक खरीद लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में पहले भी पूछ लिया गया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन में रखेंगे, क्योंकि लोगों को सपने नहीं आए होते हैं, किसी सिलेबस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट देखें कि यार सिलेबस में है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। लेकिन इसका सही आंसर है 32 का आपका बी, सन 2000। फिर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ही बेसिक ग्रास रूट लेवल का क्वेश्चन है, कुंडग्राम वैशाली इसका सही उत्तर था। ठीक है, यहाँ पे गलती की होगी, महात्मा बुद्ध की वजह से लोगों ने, किसी ने लुम्बिनी भी कर दिया होगा, लेकिन ये गलत आंसर होगा, सही आंसर होगा वैशाली। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रख दिया दोस्तों, अलाई दरवाज़ा इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? अलाई दरवाज़ा, सी। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब जमीन से मिलने वाले हैं, ये प्राकृतिक स्रोत हैं पहले के। और नवीनीकरण स्रोत मतलब गैर परंपरागत, ये सूर्य का प्रकाश इसका सही उत्तर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएं तो बोस्टन चाय पार्टी, जिसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना, दोस्तों 1973 की बात है। बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसकी वजह से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है जोरों से मतलब जोर पकड़ा। और उसके बाद 3 वर्ष के बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हो गई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको पता है तो ठीक है, ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि लूसेंट में आपको जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ पर विश्व का इतिहास दे रखा है। आपकी बुक में विश्व वर्ल्ड जो हिस्ट्री दे रखी है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन था। 1773 ईस्वी की ये बात थी। और दोस्तों 1776 में 4 जुलाई के दिन अमेरिका की क्रांति फिर हो गई। तो इसका आंसर अमेरिका की क्रांति होगा। बुशमैन कालाहारी होता है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, ये देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा छपा नहीं है सही से, आप जरा देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 38वां क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, 38वां क्वेश्चन कहता है कि भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें एक सर्वाधिक वन है? दोस्तों जो 2021 में रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक वन जो है वो एमपी में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो 38 का बी ऑप्शन होना था इसमें, छत्तीसगढ़। ठीक है, इस क्वेश्चन को भाई मॉडरेट कहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलता हूँ, कभी भी जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हैं ना, तो शुरू के 2-4 जरूर पढ़ा करें। ठीक है, ओके, आपको इसमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन जिसने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन तो था। उसके बाद देखिए दोस्तों 39 है, मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता है, और मैंने अभी तक गूगल वगैरह भी सर्च नहीं किया, तो अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूं, तो इस पर कमेंट करना सही नहीं समझूंगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। वास्तव में ये मुझे तो नहीं आता। एक तो ये भी कारण है कि यहाँ पर छपा नहीं है सही से, पता नहीं क्या लिखा है मिटियोर। जिसने भी मुझे ये पेपर भेजा हुआ है इसमें ये जो है प्रिंट आउट सही से नहीं आया है, इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात। दोस्तों कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है। और दोस्तों इसके बारे में ये कहते हैं कि पहली जल विद्युत इकाई भी यही थी, कि जिसमें कि क्या किया गया था कि टरबाइन के द्वारा बिजली बनाई गई थी भारत की। और दूसरे नंबर पर उत्तर भारत का हमारा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों शिव समुद्रम कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन दोस्तों गलती मत करना कभी भी, सेतु समुद्रम अलग है, शिव समुद्रम
अलग है। सेतु समुद्रम जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का है, और ये यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी ये प्रश्न दोबारा रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन 2018-19 में बहुत बार पहले भी पूछ लिया गया है। फिर हम आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? जी.वी. मावलंकर, ठीक है, 1952 में गणेश वासुदेव मावलंकर। 42वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। 43वां क्वेश्चन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये आ गया। 43 का बी सही है, पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है, ओके। 44वां क्वेश्चन, अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत कर दिया गया? पदच्युत मतलब होता है पद से हटा देना, तो इसका सही आंसर होगा 44 का डी, कोई भी नहीं, ठीक है। कई लोगों के खिलाफ आया लेकिन साबित नहीं हो पाया है, ठीक है दोस्तों। वैसे भी ये प्रक्रिया जो होती है, इसमें जब तक गवर्नमेंट ना चाहे, सिटिंग गवर्नमेंट, तो वो प्रक्रिया पास हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लास्ट टाइम देखा गया था 2019 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये कोई भी नहीं है। 45वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन होगा, बट जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए आसान क्वेश्चन था, ये पत्रिका में है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी पत्रिका आपको पढ़नी चाहिए। एक पत्रिका आती है प्रतियोगिता दर्पण, उससे बढ़िया कोई पत्रिका नहीं है, ठीक है। तो 45 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही उत्तर होना चाहिए था। 46, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे लगान का नियमन, काश्त अधिनियम की सुरक्षा, भूमि की चकबंदी, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 46 का ए होना चाहिए, बट श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि 100 के 100 क्वेश्चन हम श्योर नहीं कह सकते हैं, 5% इसमें आप मार्जिन लेकर के चलिए, ठीक है, ओके। फिर है आपका 47 क्वेश्चन दोस्तों, 47 का बी सही उत्तर है। कठिन प्रश्न की श्रेणी में हम इसको रखेंगे, ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहिएगा कितने क्वेश्चन कठिन है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर होगा। 48, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकताओं और साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो दोस्तों ये कह रहा है कि वित्त की समस्या नहीं है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसका डी आंसर होना चाहिए, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। अब बाकी श्योर नहीं कह सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक भावात्मक टाइप का क्वेश्चन है, श्योर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब हमारे पड़ोसी देश है। देखिए भूटान, श्रीलंका, नेपाल, कोई भी आंसर नहीं है, बर्मा इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को एक अनुमान के तहत, सेंस के तहत किया जा सकता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे उनको पकड़ करके रंगून बर्मा भेज दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 50वां क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे छपा नहीं है। यदि धन का अर्थ ऋण हो, या इधर भाग क्या लिखा है, ये दृश्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबका सही होगा उम्मीद करता हूँ। 51वां क्वेश्चन दोस्तों, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ये रीजनिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। रीजनिंग के देखिए दोस्तों, अब ये दो क्वेश्चन हमको यहाँ पर रीजनिंग के दिख रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कठिन आए हैं, कितने सरल आए हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सरल कहूँगा मैं 50वां। 51वां क्वेश्चन भी बहुत सरल है, क्योंकि दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखिए आमने सामने गुणा करेंगे। 5 को हम जब एक बारी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम इसको 5 को गुणा करेंगे 2 से, 5 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10, और 4 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 और 10 मिला के 22। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है, ऐसे यहाँ भी होगा। 4 को गुणा करेंगे 7 से 28, 9 को गुणा करेंगे 45, तो 9 पंचे 45 और 28 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 73, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आइए, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी आज रात इस क्वेश्चन से। एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है। एक कार दौड़ाई हमने यहाँ से, हल्द्वानी दौड़ाई माना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई हमने, ठीक है, ओके। और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आ गई। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ होगा ना
यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चाल बराबर दूरी बटे समय को लगाने की कोशिश की होगी। दोस्तों ये ऐसा नहीं था, ये तब होता जब डिस्टेंस दी गई होती या कुछ समय दिया गया होता, जैसे यहाँ पर समय दिया गया होता, कुछ ऐसा दिया होता, तब ये बनता। मैं अपनी बात करूँ तो ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन ही नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ये ऐसे बनेगा कि ऐसे आदमी यहाँ से यहाँ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, फिर यहाँ से वापस आया तो कितने की आया, 90 किलोमीटर की। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन, जैसे एक आदमी को पहले 60 रुपये दिए फिर 90 रुपये दिए, तो इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा और बट्टा कर देंगे 2, तो भाई वो कितना आ जाएगा, 75। तो यहाँ पर जो है 75 ऑप्शन में है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना ये लगा होगा ये गणित का क्वेश्चन हमको क्यों दे दिया, कई लोग अभी चिल्ला रहे होंगे कि गणित तो आएगी नहीं, पता नहीं कैसे आ गई। तो दोस्तों ये कोई गलत नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि अगर कई लड़कियां या कई लोग ये सोच रहे होंगे हमने तो मैथ नहीं पढ़ी है, इतना ये गणित का क्वेश्चन टाइप का क्यों दे दिया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप इतना सेंस नहीं लगा सकते तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि आगे चल के आपको तकलीफें हो सकती हैं। अगर आप किसी विभाग में जाओगे तो वहाँ पर आप जो है सरकारी कामकाज कैसे करोगे। बेसिक मैथ तो हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर 5 दोस्त ABCD। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कह रहा कि ये कहता है इस क्वेश्चन में कि ABCD है। पहला कह रहा है कि D जो है वो A और C से लंबा है, तो ऐसे D लिखते और ऐसे बना देते ऐसे, तो ये देखो D बड़ा हो जाता है किससे, A से, ठीक है। अच्छा, और C से भी बड़ा होता है, ऐसे बना देते C से। अब देखो ये यहाँ पर देखिए D C से भी बड़ा हो गया, A से भी। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि जो B है वो E से छोटा है, B को ऐसे बनाते हैं आप और इसको छोटा बना देते हैं E से, ठीक है। फिर कह रहा B E से छोटा है लेकिन D से लंबा है, तो इसको बना करके इधर बना देते हैं D। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, यहाँ सबसे बड़ा D है ऊपर वाले वाक्य में, नीचे वाले वाक्य में D से भी बड़ा B है, कह रहा है ना, लेकिन D से लंबा है, ठीक है। लेकिन इस D से बड़ा B है, इस B से भी बड़ा E है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, E। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके, जिन लोगों को इस प्रकार के प्रश्न नहीं भी आते हैं तो आप मुझे पर्सनल फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप 7830002065 पे। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं पर्सनली भी समय दे करके कभी आपको समझा दूंगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये प्रश्न ईजी होते हैं लेकिन हर पेपर में आते हैं। एक समतल दर्पण में देखने पर 8:30 बजे दिखाता है, तो दोस्तों कुछ नहीं, 12 में से घटा देते हैं दिए गए समय को। कुछ नहीं करना है, जो समय आपको दिया गया होगा उसको, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार का, तो दिए गए समय को जो है 12 में से घटा देते हैं। तो 12 में से हम इसको जब घटाएंगे किसको, 8:30 को, तो दोस्तों 0 में से 30 नहीं घटता है तो इसे हासिल ले लेते हैं। ये इसको जब एक हासिल देगा तो 12 में से इसको ये 11 रह जाएगा, 1 घंटा पूरा जाएगा। तो यहाँ 1 घंटा मतलब 60 मिनट, अब ये 60 हो जाएगा। 60 में से 30 घटा है 30 और ये 11 में से 8 घटा है 3, तो इसका सही आंसर होगा 3.5। कितना होगा, 3.5। तो ये देखिए 54 का B सही उत्तर था। 55वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 100% इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ये क्यों, क्योंकि देखिए तरल और दूध लिक्विड है और वो उसके बीच में आ जाएगा, और पिज्जा जो है बिल्कुल हटके है, वो अलग हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होना चाहिए चौथा। हाँ, अब जो क्वेश्चन था जिसको मैं कहूँगा द क्वेश्चन ऑफ डे, पुलिस के पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वो ये था, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों के संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बताओ। हाँ दोस्तों, मैं इतना कहूँगा ये क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं था, थोड़ा सा ये आयोग की मिस्टेक भी है। उसने इस मैथ के क्वेश्चन को बच्चों को दे दिया तो लोग जो है गलत कर दिए होंगे, और आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हो आप लोग भी इसको पाओगे कि आप लोगों का भी ये गलत हुआ होगा निश्चित तौर पर। मुझे लगता है कि 4 या 3% लोगों का ये क्वेश्चन गलत सही होगा। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं एक मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इसको बनाता हूँ, देखो कैसे बनता है। माना हम कहेंगे, माना गायों की संख्या x है, कितनी है, x। अब आपको पता होना चाहिए, चाहे गाय हो या मुर्गी हो, उनके सिर जो होते हैं वो एक एक होते हैं दोनों के बाद, और मुर्गी हो गए वो y, तो x + y हो गया, ठीक है। ये हो गया सिरों की संख्या, अगर हम माने, क्योंकि सिर तो सबके पास एक ही होगा। अब हम आते हैं पैरों की बात। पैर गाय के पास होंगे 4x, 4x, ठीक है।
बिल्कुल, जब एक गाय है तो उसके 4 पैर होते हैं, प्लस मुर्गी के पास कितने होंगे 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2y। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इसको भगाता हूँ पहले, ठीक है 2y। मैं थोड़ा इसको 1 मिनट आपको ना ऐसे समझाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे अभी। देखो ये बनेगा आपका x + y = 4x + 2y, ये बनाना। लेकिन प्रश्न क्या कहता कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या, सिरों की संख्या हमने ये कर लिया, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 14 अधिक है। कौन अधिक है? पैरों की संख्या। तो इसको ब्रैकेट में रख के गुणा 2 मार देंगे बाहर से। जब हम गुणा 2 करेंगे तो ये खुलेगा दोस्तों, ये 8x हो जाएगा प्लस ये 4y हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि पैरों की संख्या सिरों की, नहीं थोड़ा सा गलत, सिरों की संख्या के दुगुना है। इसको गुणा बट्टे 2 नहीं करोगे, यहाँ करोगे गुणा 2, ठीक है। जब आप यहाँ 2 गुणा 2 करोगे 2x हो जाएगा, क्योंकि सिरों की संख्या के दुगुना है ना पैरों की संख्या, प्लस ये 2y हो जाएगा और इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 4x और 2y, ठीक है। अच्छा और अधिक है, कितना अधिक है? 14 अधिक है, यहाँ प्लस 14। तो जब आप इसको देखोगे दोस्तों, ये जो 2x था ना, ये अब 4x इधर है, इधर क्या होगा 4x। 4x में से 2x कट जाएगा तो कितना x बचा भाई? 2x बचा। और ये 2y ये कट जाएगा तो y तो गायब हो गया पूरा, तो यहाँ बच गया 2x और इधर कितना बच गया 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14/2 बराबर 7। तो इसका उत्तर जो होता है दोस्तों वो होता है 7। आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सरल है ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। ओके, आकृति वाले में देखिए दोस्तों, इसमें 100% कोई श्योर नहीं हो सकता क्योंकि आकृति गिनते रह जाता है आदमी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे नो कमेंट कहूँगा। एक व्यक्ति व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। दक्षिण दिशा की ओर मुख है एक व्यक्ति का, वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, 135 घुमा। देखिए दोस्तों, ऐसे बनाते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जब भी नियम याद कीजिएगा, जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति 90 डिग्री घूमता है तो वह एक दिशा से दूसरे दिशा में चले जाता है। लेकिन यहाँ कितना घुमा है? 135। अब जब यहाँ से 90 घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब 135 मतलब 45 और घूमेगा तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर और कहता है कि 180 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। जब 180 कोई भी व्यक्ति घूमता है तो वो ठीक विपरीत हो जाता है। कहते हैं ना, जब 6 बजा होता है तो 180 डिग्री का कोण, वैसे भी देखिए यहाँ से 90 आएगा तो यहाँ से यहाँ, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर था ये था आपका, देखिए दक्षिण पश्चिम। इसका सही उत्तर क्या था? दक्षिण पश्चिम। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम सही उत्तर था। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है, ओके। फिर 60वां क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 3 5 7 है तो 9 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 32 हो जाएगा। 60 का ए है, बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, गणित का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। 60 का ए 9/32। 61वें क्वेश्चन पे आ जाइए, भारतीय हिमालय। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोलूँगा। भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिमी सीमाओं क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर नंगा पर्वत व नामचा बरुआ होना चाहिए, श्योर हूँ मैं। और बाकी देखिए आयोग क्या देता है, क्योंकि नामचा बरुआ पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत से लगा हुआ पर्वत है और नंगा पर्वत जो है गिलगिट पाकिस्तान से लगा हुआ है पश्चिम में। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। 62 निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी चमोली है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, पशुचारण के द्वारा बिल्कुल नहीं, गहन कृषि द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके, सीढ़ी नुमा खेती करके बिल्कुल इसको रोका जा सकता है। यही सही उत्तर होना चाहिए। बाकी आयोग हो सकता है कुछ गड़बड़ भी कर दे, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। अच्छा सुमेलित है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बी वाला सुमेलित है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में ऐसा ताल है, बधानी ताल भी वहीं पे है। इसी देवरिया ताल में जो है चौखंबा पर्वत का दृश्य दिखाई देता है। 65वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये होगा मुलिंगला, थांगला मुलिंगला उत्तरकाशी में, गोरी नदी पिथौरागढ़ में बहती है। 66वें क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है,
सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कफनी बागेश्वर सही है, रालम पिथौरागढ़ सही है, खतलिंग उत्तरकाशी गलत है, जबकि कहाँ है, टिहरी में। 67वां क्वेश्चन आ जाइए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, जो जनजाति के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री, दोस्तों बहुत हलवा क्वेश्चन आ गया, भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य। अब दोस्तों मनोनीत कौन होता है, एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, तो गार्डनर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों जो इसकी भाषा को नहीं समझ पाए होंगे उन्होंने गलत कर दिया होगा। 69 का ए सही था। 70 निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों यहाँ पर निर्वाचित इत्यादि कुछ नहीं बोला है, खाली बोला गया है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल भी इसमें कोई संशय नहीं है। नारायण दत्त तिवारी जिसने लगा है तो उसको मिलेगा 0/अंडा, ठीक है, ओके। फिर है 71 उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर भी कोई सीधे पूछा है तो वैसे भी ऑप्शन भी ईजी है, प्रकाश पंत सी। 72वां है उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य, 3। फिर है जमींदारी उन्मूलन। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, 2021 सही होना चाहिए क्योंकि अभी अभी इसमें कुछ हुआ है, ठीक है, अब लेकिन कह नहीं सकते। 74वां क्वेश्चन उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई। दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके, 74 का ए। फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 75वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला। अच्छी बात है, ऑप्शन भी उत्तरकाशी नहीं दिया, चमोली दिया, चमोली इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड निर्माण भारतीय राज्य संघों में कौन सा राज्य था दोस्तों, तो यह था 27वां राज्य। आपको वैसे भी पता होना चाहिए सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सही क्रम आना चाहिए दोस्तों, कई बार पूछ लेता है क्रम, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, गढ़ के हो गए खंड खंड, गढ़ मतलब छत्तीसगढ़ 26वां, खंड मतलब उत्तराखंड अपना राज्य तो सभी को पता होता है, और बाकी खंड मतलब फिर अगला झारखंड, गढ़ के हो गए खंड खंड। फिर अगला क्वेश्चन है 77वां, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में व्यापारिक तथा अंतरिक्ष स्थितिक जागरूकता वेधशाला। तो दोस्तों इसका ना ए और बी दोनों ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को। दोस्तों ये क्वेश्चन है इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मुझे तो आता था अच्छे से, मैंने तैयार किया हुआ था, ठीक है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है हरिद्वार। क्या है, हरिद्वार, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों ये 2 लोगों को मिला है, ये जो 2 लोगों को मिला था, एक तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिला है, एक बजेठी जी को मिला है, वो अल्मोड़ा के ऑप्शन में नहीं है, तो आप नरेंद्र सिंह नेगी को सही करेंगे, ए ऑप्शन। 81 क्वेश्चन है उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 7वां। क्या है, 7वां। उत्तराखंड में आईटी पार्क देहरादून शस्त्र धारा में बना हुआ है, आईटीबीटी पार्क कहेगा तो देहरादून उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में किस जिले में हथकरघा। दोस्तों मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन उधम सिंह नगर जिला इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन कहा नहीं जा सकता, जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों। उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरिद्वार में 880। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा। दोस्तों ये अच्छा हुआ इसने अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत करते, देहरादून में है। जिसने भी ये पेपर दिया उसने भी टिक लगाया है, सही किया है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक क्षेत्र सही उत्तर है। भारत में तृतीय क्षेत्र है लेकिन उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र है। 87 क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का गांधी। दोस्तों इंद्रमणि बडोनी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 2021 में किस स्थान पर गढ़ माता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक अध्यक्षता हुई। तो दोस्तों दुगड्डा इसका सही आंसर होना चाहिए, या फिर जहरी खाल, सी ऑप्शन में। तो ए और सी में मुझे भी डाउट है दोस्तों, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली गुजुड़ू को कहा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर दोस्तों डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में हेनरी रेमजे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया। मथुरा प्रसाद नैथानी, इन्होंने 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल बनाया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत, मैं इसको सरल की ही रेटिंग में रखूंगा क्योंकि ये बुकों में लखनऊ इसका सही उत्तर था, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था 1908 में।
अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने, दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग गलत कर गए, बहुत सारे लोग अभी मुझसे बहस भी कर रहे थे, बट बहस की कोई बात नहीं है। सबसे पहले समाचार पत्र नहीं कर रहा, प्रेस खोलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बद्री दत्त पांडे होगा। 1918 में उन्होंने प्रेस खोली, देशभक्त, और वहीं से उन्होंने फिर शक्ति नामक पत्रिका प्रकाशित की। कुछ लोग इसमें बुद्धि वल्लभ पंत कह रहे होंगे, बुद्धि वल्लभ पंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिबेटिंग क्लब की प्रेस उन्होंने नहीं खोली थी, वो अंग्रेजी प्रेस थी, इसीलिए तो यही कारण था कि अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजों की प्रेस थी और भारतीयों की नहीं थी। कह भी रहा है सबसे पहले प्रेस खोलने में सब भारतीय लोग हैं, बट कह नहीं सकते आयोग क्या करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बद्री दत्त पांडे ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने, हालांकि बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया लेकिन उन्होंने प्रेस नहीं खोली, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आयोग बुद्धि वल्लभ पंत देता भी है तो गलत होगा, चैलेंज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। कौन कुमाऊं केसरी के नाम से, तो कुमाऊं केसरी सभी को जानते हैं, बीडी पांडे, बद्री दत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1936 आंसर है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका, दोस्तों क्या गजब का ये क्वेश्चन था, इसमें होमवती देवी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कठिन तो ये क्वेश्चन था लेकिन गलत भी हो सकता है, हमारा भी गलत हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कहीं है नहीं। गंगा का निर्माण, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। बेसिक क्वेश्चन था श्री बद्रीनाथ अलकनंदा। बागेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू गोमती के संगम पर। बेसिक क्वेश्चन था 100 में है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, दोस्तों भक्त दर्शन ने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक लिखी है, 1980 में ये पुस्तक लिखी थी। अब दोस्तों ये पेपर आप लोगों ने मिला लिया होगा, आपका 5 या 7 क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ डाउट, बाकी लगभग 100% श्योर है। अब मैं आपको इसकी कट ऑफ बताता हूँ कि जैसे एक एवरेज जो हम मानते हैं 88 और 90 का फिजिकल एक अच्छा फिजिकल माना जाता है, तो 90 के फिजिकल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि जिस लड़के का जनरल में 70 मार्क्स है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो 160 में आप 3 माइनस कर लीजिए और 3 प्लस कर लीजिए, मतलब आपका जो मेरिट रहेगा वो लिख के आप ले लीजिए पन्ने पर 157, 58 या फिर 162। मतलब किसी भी कंडीशन में आप 155 से यदि नीचे हैं जनरल में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर खतरे में है जनरल में। और SC ST की यदि मैं बात करूँ कि अगर आप किसी भी हालत में 150 और 55 के बीच में हैं तो आपको सिलेक्शन OBC में मिल जाना है और SC ST में तो मिल ही जाना है। SC ST की लास्ट बॉयज़ की कट ऑफ में जो मैं कहूँगा जिसको होप रखनी चाहिए तो वो रखनी चाहिए 149 से 152 के बीच में अगर नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाना है। और अगर 155 हैं अगर किसी के कैटेगरी में, SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में, तो वो मिठाई बांट सकता है, वो श्योर हो सकता है। लेकिन जनरल के लड़कों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सुन लीजिए कि अगर आप 155 से नीचे हैं तो आप डेंजर जोन में हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात करें, ब्रिलियंट स्कोर क्या होता है। ब्रिलियंट स्कोर इसमें होगा, हालांकि टॉपर तो इसमें 87 भी हो सकता है, ब्रिलियंट स्कोर होगा 80 के समथिंग, जैसे 78, 80, क्योंकि इसमें करंट अफेयर कठिन है। जैसे 75 to 80 के बीच में ब्रिलियंट स्कोर होगा। अब ये भी तो सोचिए, माना कोई लड़का 75 लाया होगा और उसका 84 का फिजिकल होगा, तब नंबर कितना हो जाएगा उसका, ये देखिए 5 4 9 8 7 15 159। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि 155 से लेकर के 160, और वैसे देखा जाए 160 प्लस माइनस 3, तो यानी 162-63 है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि 158-59 भी है तब भी बच सकते हो। 162-63 है तो आप टॉप में आ जाओगे जनरल में। ऑल द बेस्ट, आगे अगले पेपर की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और करंट अफेयर इत्यादि के वीडियो लाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को जो है अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आगे आपके लिए करंट अफेयर इत्यादि, रीजनिंग इत्यादि बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।